और अब बात मुख्तार के बाद उनके बेटों की बारी है। तो मुख्तार के बाद उनके बेटों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर पर इनाम रखा गया है। लखनऊ पुलिस ने अब्बास और उमर पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण का इन दोनों पर आरोप है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में दोनों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 27 अगस्त को दोनों का अवैध निर्माण एलडीए ने गिरा दिया था। जल्द ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी अब लेगी पुलिस। मुख्तार अंसारी को भी वारंट पर लखनऊ आने की तैयारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से रोपड़ जेल से मुख्तार को लखनऊ लाने की तैयारी हो रही है। अब्बास के खिलाफ महानगर थाने में भी दर्ज है एक एफआईआर और धोखाधड़ी से असलहा, लाइसेंस और हथियार खरीदने का भी इस पर आरोप है। धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है अब्बास, लेकिन अब एक और एफआईआर और अब अब्बास और उमर पर पुलिस का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, पहले मुख्तार, अब मुख्तार के दोनों बेटे, लगातार पुलिस शिकंजा कसती जा रही है इन पर। देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है, चाहे मुख्तार अंसारी हो या अन्य अपराधियों, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। और हाल ही में जहां मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे उनके ऊपर उनकी चाहे अवैध संपत्तियों को जब्त कराने का मामला हो या फिर उनका जो मुख्तार अंसारी का टेरर था उसके जरिए जो अवैध वसूली की जा रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उसी क्रम में अब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास, जो मुख्तार अंसारी के खौफ का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ से लगाकर मऊ तक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति बनाई है, उस पर भी सरकार की नजर है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जहां बीते 27 अगस्त को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास के अवैध मकान को एलडीए द्वारा ढहाया गया, वहीं अब धोखाधड़ी के मामले में, अवैध जमीन कब्जा करने के मामले में अब्बास और उमर के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार ने ताबड़तोड़ अपराधियों के एनकाउंटर शुरू किए तो मुख्तार अंसारी ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की जेल से उन्होंने दूसरी जेल रोपड़ जेल में स्थानांतरण कराया था। लेकिन अब पुलिस मुख्तार अंसारी को भी बी वारंट के आधार पर रोपड़ जेल से लाने की तैयारी कर रही है, ताकि जो तमाम मामले हैं जो अपराध से जुड़े उस मामले में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा सके और उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। देखिए, पहले दिन से मुख्यमंत्री ने जो एजेंडा तय किया था उसके तहत आज भी चाहे सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उसको लेकर कवायद भी चल रही है और लगातार ये कवायद हम देख भी रहे हैं कि एक के बाद एक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्तार हैं, उनके बेटे हैं और बाकी अपराधी हैं, एक तरह से उन लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश, जो अपराध की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं या अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बनाकर ये सोचते हैं कि शायद वो सलाखों के पीछे नहीं जा पाएंगे। देखिए, यकीनन अगर नीलू देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए। 100 से अधिक दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटरों में मारा गया, क्योंकि पहले इन अपराधियों को शायद ये आभास नहीं था या पिछली जो सरकारों में ऐसा होता था कि इन अपराधियों का संरक्षण राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता था। लेकिन योगी सरकार में न सिर्फ एनकाउंटर किया गया बल्कि इनको जो आर्थिक मदद करते हैं, जो इनकी समय समय पर छुपने, भागने और सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कई संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी के साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के गुर्गों से, उनके रिश्तेदारों के से और अब उनके बेटों पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। क्योंकि ये जो संपत्ति है ये किसी ईमानदारी से नहीं खड़ी की गई है, बल्कि जो मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, फरार चल रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए, उनकी संपत्ति को जो उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर होती है उस पर चोट करने की सरकार की लगातार कोशिश है और वो दिखाई भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और महोबा के पत्थर उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के गोलीकांड से पहले का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक व्यापारी के साले ब्रिजेश शुक्ला को टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। टॉप 10 अपराधी ने व्यापारी इंद्रकांत के साले को धमकी दी थी, जिसमें राजा साहब से नाराज होने का जिक्र भी किया गया था। धमकी के पीछे आखिरकार क्या राज छिपा है, ये कोई नहीं जानता। ये हिस्ट्री शीटर अपराधी ऑडियो में राजा साहब के नाराज होने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है और कहता है, मेरे बारे में पता कर लेना, मैं आशु भदौरिया बोल रहा हूं। व्यापारी गोलीकांड के चंद घंटे पहले दी गई धमकी के बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली लग जाती है। हेलो हेलो। हाँ, हाँ, ब्रिजेश शुक्ला बोल रहे हो? आप कौन भैया? आशु भदौरिया बोल रहा हूँ महोबा से। आशु भदौरिया? हाँ जी बताएं भैया। कहाँ है ये तुम्हारे जीवा जी इंद्रकांत? भाई साहब, कल मेरी सुबह उनसे बात हुई है। कल सुबह से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं, मैं बराबर लगा रहा हूँ। कल से कोई पता जानकारी। करके बताओ जल्दी कहाँ है, कहते राजा साहब नाराज हो गए हैं। राजा साहब? हाँ, समझ नहीं पाया भाई साहब। अरे वो बता देना कहाँ राजा साहब नाराज हो गए हैं, जहाँ भी कहीं हो बात करने तुरंत। तो भाई साहब, अगर मेरी बात होती है तो मैं ये मैसेज आपका तत्काल भेज दूंगा। पता कर लो, अच्छी बात है। अगर पता चल जाए, बातचीत हो जाएगा, ही पता करोगे, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं पता करोगे तो फिर समझ रहे हो ना बात को। ये सब भाई साहब, आप मुझे काहे को, मुझे क्यों है बता रहे हैं? और महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी पर गोलीकांड से पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें टॉप 10 अपराधी की आवाज है। इस ऑडियो से पुलिस कई राज का पर्दाफाश करने की फिराक में है। उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के गोलीकांड से पहले का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक व्यापारी के साले ब्रजेश शुक्ला को टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता सुनाई दे रहा है, जिसमें राजा साहिब के नाराज होने का जिक्र भी किया गया था। गोलीकांड के चंद घंटे पहले धमकी दी गई थी, जिसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच के लिए महोबा विजिलेंस टीम कबरई थाना में दस्तावेज खंगाल रही है। सीएम योगी के निर्देश पर एसपी विजिलेंस कानपुर हरदयाल सिंह टीम के साथ पहुंचे और हत्याकांड की जांच में जुट गए हैं। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही मंत्री ने व्यापारी के परिवार को आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व से ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध 307 की दफा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया है और वो 302 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, उन्होंने एसआईटी की जांच इसमें सेटअप कर दिया है। और गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला समेत 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए मोबाइल चोरों के गैंग के पास से 24 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और एक धारदार हथियार मिला है। दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल चोर गैंग के बदमाश वारदात के दौरान छोटे बच्चों की मदद लिया करते थे। के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी करने वाले सदस्यों को पकड़ा गया है, जो अलग अलग झारखंड और बंगाल राज्यों से आकर और मोबाइल आदि की चोरी करते थे। इस चोरी के क्रम में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 24 एंड्रॉयड फ़ोन, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा और एक धारदार लोहे का हथियार भी प्राप्त हुआ है। और पडरौना नगर स्थित कांशीराम शहरी आवास योजना में एसडीएम सदर की छापेमारी से हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल और विभागीय अधिकारियों के साथ पहुंचे एसडीएम सदर ने आवास में रहने वालों का सत्यापन कराया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही आवासों में अवैध रूप से रहने वाले लोग घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से रह रहे 5 लोगों को आवास खाली कराने के बाद उसे सील कर दिया गया। साथ ही अवैध रूप से आवास में रह रहे लोगों को 2 दिन के भीतर आवास खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसएचओ पडरौना, पीओ डोडा, मैं स्वयं था और इससे पहले भी एक बार मैं आ चुका था। लोगों को वार्निंग मैंने दिया था, चेतावनी करके कि यदि आप अवैध हैं तो खाली कर दें। आज 5 कमरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को खाली कराया गया है और उनके कमरों को सील किया गया है।
और समाजवादी पार्टी शासनकाल में भर्ती घोटाला सामने आया है। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले का मामला है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अब तैयारी चल रही है। घोटाले से जुड़ी फाइल एसआईटी को सौंप दी गई है। 2012 से 2017 के बीच हुई भर्तियों में घोटाले का आरोप है। 53 पदों पर हुई भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई है और अब इसको लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सपा शासनकाल में जिस तरह से भर्ती सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला हुआ है, अब किस तरह से इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ और अब इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी ने इसमें पूरी तरीके से जांच की पहले फेज को पूरा कर लिया है, जिसमें उस समय के तत्कालीन एमडी के खिलाफ डिमोशन की तैयारी मुख्यमंत्री के वहां से कार्यालय से उसकी संस्तुति की। अब ऐसे में जो लोग एसआईटी के रडार पर हैं उनमें कई अफसरों के नाम भी खुले हैं, जिसके बड़े स्तर पर आलोक दीक्षित का नाम, रामजतन यादव का नाम और ओमकार यादव का नाम भी उसमें आया है। वहीं दूसरी तरफ सदस्य के रूप में सेवा मंडल में तैनात रहे राम प्रकाश की भूमिका को काफी संदिग्ध माना गया है, जिसकी तैयारी को पूरी तरीके से वो रडार पर हैं। उनके उस समय के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो सदस्य रहते हुए उनके द्वारा सबसे पहले एक डिफ्रेम करके चिट्ठी दी गई थी, जिसके आधार पर एक गलत जांच हो गई थी। उसको लेकर के शासन ने काफी सख्त रुख अख्तियार किया है। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव रमा रेड्डी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो भी अधिकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे कई अधिकारी हैं जो रडार पर हैं, इनके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत मिले हैं और जल्दी जल्द इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा नाम जो इस पूरे मामले में सामने आ रहा हो? अगर बात की जाए जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उस समय के सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष रामजतन यादव, ओमकार यादव, आलोक दीक्षित के साथ में राम प्रकाश का नाम सामने आया। साथ ही साथ सचिव पद पर उस समय तैनात रहे और वर्तमान में कोऑपरेटिव पद के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र कुमार का नाम भी सामने आया है, जो एसआईटी के कई उसमें पाए गए हैं। और रामी रेड्डी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं जिन्होंने 2012 से 17 के बीच में पर्याप्त घोटाला किया और नियुक्तियों की जो 5127 भर्तियां थी, इसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है। बिल्कुल प्रशांत, तो कुछ बड़े नाम हैं जो उसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। एफआईआर की तैयारी अब कर ली गई है और कभी भी एफआईआर इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, जानकारी देने के लिए। और आगरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमला ऐसा हुआ कि नगर निगम की टीम को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम पर हमला हो गया। टीम कुछ समझ पाती तब तक उन्होंने पथराव कर दिया। पथराव में 2 चालक और 1 कर्मचारियों की चोट लगी है। हंगामे में 5 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद नगर निगम की टीम वहां से वापस आ गई। न्यू आगरा थाने में हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को देखकर अवैध डेयरी संचालकों ने पथराव करना शुरू कर दिया। हमले से निगम की टीम में भगदड़ मच गई। वाहनों को खड़े छोड़कर टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पथराव में 2 ड्राइवरों को चोट आई है। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर मौके से भाग गए। चोटिल कर्मचारियों का पुलिस ने मेडिकल कराया। न्यू आगरा थाने में घटना के बारे में केस दर्ज करवाया गया है। इसमें पथराव कर सरकारी काम में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और अब आपको गुजरात के अमरोली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर ट्रैक्टर में सवार 2 लोग ट्रैक्टर के साथ तेज बहाव में बह गए। खेत से घर लौटते वक्त कोचवे पर तेज बहाव में ट्रैक्टर बहने लगा। गनीमत रही कि आसपास लोग थे जो बचाव के लिए आगे आए और 2 लोगों की जान बचा ली। जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खेत से लौट रहे थे ये व्यक्ति अपने ट्रैक्टर के साथ, जिसमें 2 लोग सवार थे और ये ट्रैक्टर अचानक पानी के तेज बहाव में बहता दिखाई दिया। हालांकि लोग बाग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दोनों लोगों को बचा लिया। उसके बाद जेसीबी आई और किसी तरह से इस ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया गया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।